नमस्कार। सभी को आज गुड गवर्नेंस डे पर शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर है और 2014 में पहली बार गुड गवर्नेंस डे मनाया गया था, सुशासन दिवस। और पहली बार 2014 में जब इसे मनाया गया तो इसका मूल कारण था अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। जी हाँ, 2014 से अटल बिहारी वाजपेयी, शायद कोई भारतीय हो जो इस व्यक्तित्व को न जानता हो। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर भारत लगातार यह दिवस मना रहा है और आज 10वां सुशासन दिवस या कहा जाए गुड गवर्नेंस डे। बात है 1924 की और 1924 में आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में। आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बनने वालों में से। पहली बार 1996 में वो प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ 13 दिनों के। उसके बाद वे दोबारा बने 13 महीनों के लिए और फिर एक अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने 5 साल का व्यतीत किया। 5 बार, 3 बार वे प्रधानमंत्री बने। आज के दिन की कुछ और खास बातें हैं, जरा देख लिया जाए। हाँ, जरूर आज क्रिसमस है, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। नवाज शरीफ, ठीक है, आपके देश का एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि 1949 में आज ही के दिन एक और प्रधानमंत्री जो आपके देश के नहीं है, उनका भी जन्मदिन है, यानी कि नवाज शरीफ का। यहां पर कौन नहीं जानता होगा एक बहुत बड़े अदाकार, मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन। शायद जिस समय सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था, जिस समय चलचित्र के साथ ऑडियो नहीं था, यानी ध्वनि नहीं थी, केवल विजुअल चलता था, और उस दौर के महान नायक चार्ली चैपलिन का निधन भी आज ही के दिन हुआ था, 1977 में। एक और महान व्यक्ति मिखाइल गोर्बाचोव, रसिया के पूर्व राष्ट्रपति, यदि मैं कहूं पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति, तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। आज ही के दिन उन्होंने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और माना जाता है यहीं से, इनके इस्तीफा देने के बाद से ही यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ की विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चलिए, ये तो आज के दिन का महत्व है, 25 दिसंबर। कुछ और बातें जो सुशासन दिवस के रूप में जो भारत मना रहा है आज का दिन, इसके लिए इस पर हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर स्टेट में यानी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में वे आरएसएस के मेंबर रहे, छात्र काल में। आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। जानते हैं 1925 वह साल है जिस साल एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। और आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई। एक छात्र के रूप में उनका आरंभिक जीवन अटल बिहारी वाजपेयी का एक सदस्य, आरएसएस के एक सदस्य के रूप में रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय भूमिका अदा की। आगे चलकर 1951 दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आगे चलकर कांग्रेस से बहुत ज्यादा दूरी बढ़ गया, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की, एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। उसका नाम था जनसंघ।
यदि मैं सही हूं तो 21 अक्टूबर को 1951 में जनसंघ की स्थापना और अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के मेंबर बने। समय बढ़ता गया, आगे चलकर 1975 की बात है। इंदिरा गांधी का वह आपातकाल, इमरजेंसी का दौर, और लगभग भारत के सभी विपक्षी दलों का उसके विरोध में मोर्चा बंद किया जाना, और इसी का परिणाम था कि भारत में कुछ दलों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम पड़ा जनता दल। जनता दल का सही अस्तित्व कहा जाए तो वह जनता पार्टी भी कहा जाता है, 1977 में आया, और अब जनसंघ जनता दल में मर्ज हो गया एक पार्टी के रूप में। जनता दल के मेंबर जनता दल पार्टी में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की हार हुई, भयानक हार। इंदिरा गांधी भी अपने रायबरेली की सीट को बचा नहीं पाई। लेकिन आगे चलकर कहा जाए तो 1980 में जनता दल ने अपना मैंडेट खो दिया। जनता के बीच उन्होंने अपना विश्वास खो दिया, क्योंकि उसमें कई विचारधारा के ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, जिसमें जनसंघ पूर्णतः एक राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी पार्टी थी। कई और लोग थे, चौधरी चरण सिंह। और 1980 में जब जनता पार्टी जब टूट गई तो फिर एक नई पार्टी बनी जिसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 1980 में। और इसके फाउंडर हुए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट भी, ध्यान रहे आप लोगों को, वह अटल बिहारी वाजपेयी ही बने। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न भी दिया गया। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। यहां पर एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, यानी जब जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हो चुका था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, और पहली बार भारत का कोई प्रतिनिधि जो उनगा में गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वो पहुंचे तो उन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया, एक विदेश मंत्री के रूप में। और उस समय वह किसके साथ थे? जनता पार्टी के साथ। 2015 में, जैसा मैंने कहा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया, इसके साथ मदन मोहन मालवीय और प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भी आप लोगों को आज ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए कुछ और बातें हम लोग करते हैं। जब आप इस बात को आप पढ़ते हैं कि भारत 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस मना रहा है, गुड गवर्नेंस डे मना रहा है, तो आखिर ये गुड गवर्नेंस बोला किसे जाता है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस की बात यदि मैं कहूं तो एक लाइनों में मैं बात कहूंगा, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इसकी भावना के साथ गुड गवर्नेंस आता है। न्यूनतम सरकार का मतलब यहां पर हुआ कि लाल फीताशाही कम हो, रेड टैप कम हो, ब्यूरोक्रेसी कल्चर कम हो। कोई व्यक्ति जो भारत में आगे बढ़ना चाहता है, सरकार की तरफ से हर्डल कम हो। यहां पर मिनिमम गवर्नमेंट की बात यह है, यानी सरकार हस्तक्षेप न करे।
आप बिजनेस क्षेत्र में देख सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम आया, एकल खिड़की। यह भी गुड गवर्नेंस की बात करता है और मिनिमम गवर्नमेंट की बात करता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति यदि कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाहता है, कोई स्टार्टअप लाना चाहता है, तो सिंगल विंडो से उसको सारे पेपर्स का क्लियरेंस मिल जाएगा। ये नहीं कि फाइल ले लेकर वो दौड़ते रहे। ये हुआ मिनिमम गवर्नमेंट। जब हम मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं तो वहीं से एक और भी चीज आता है, निकलता है, वह है गुड गवर्नेंस, सुशासन। सुशासन के कुछ मूल स्तंभ हैं यदि इसकी बात किया जाए। सबसे पहले अकाउंटेबल आता है, उत्तरदायित्व यानी उत्तरदायी। सरकार ऐसी हो जो अकाउंटेबल हो, जवाबदेही हो, जनता के प्रति जवाबदेह। ऐसा नहीं कि आपको चुन करके भेज दिया गया है और आप जनता के प्रति अपनी जो जवाबदेही है वो केवल संविधान तक ही रख दिए ना। हर एक कार्य में जनता के प्रति आपको जवाबदेही होना पड़े। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। यह भी गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। शासन में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, नहीं तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है त्वरित कार्य। ये नहीं आपके पास कोई मंत्रालय, कोई विभाग के पास जब एक व्यक्ति जाता है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पंचायत में है और वह आधार कार्ड बनाना चाहता है या आयुष्मान कार्ड बनाना चाहता है और वह गया है और घूम रहा है ना, पता लगा उसके पास आयुष्मान कार्ड है लेकिन वह वर्क नहीं कर पा रहा है, तो फिर वह कार्ड किस काम का? तो त्वरित कार्य हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, यानी एक तरह से यदि मैं हिंदी कहूं तो समानता और समावेशीय, यह भी होता है गवर्नेंस। समानता मतलब सामाजिक समानता की बात। शासन, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सभी को साथ लेकर चलना, एक ऐसे शासन की स्थापना जिसमें सभी को समान माना जाए और सबका विकास हो। सबका विकास मतलब इंक्लूसिव, समावेशीय। जैसे जनधन खाता, जिसने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सभी व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन यानी सब व्यक्तियों को बैंक खातों से जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा वित्तीय समावेशन किया। तो प्रत्येक क्षेत्र में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव जो पिलर है गुड गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट, उसका भी होना इसमें जरूरी है। अगला पॉइंट गुड गवर्नेंस में आप एक कंपोनेंट देखेंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, यानी प्रभावशीलता और दक्षता। जब हम इफेक्टिव बोलते हैं तो पता लगा कोई कार्य करने के लिए जा रहा है, किसी को, कोई एक व्यक्ति है जो किसी डिपार्टमेंट में पहुंचा और जितना उसने कार्य दिया उस अनुरूप कार्य नहीं हो सका। कार्य हमेशा जो व्यक्ति अपना कार्य लेकर जाता है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी अदर, मैं बोलता हूं यदि वह प्रशासनिक क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो, किसी अन्य कार्यालय में जा रहा हो, तो उसका काम को प्रभावशीलता से करने की भी आवश्यकता है, यानी उस व्यक्ति को संतुष्ट करने की बात है। और दक्षता के साथ यानी इफिशिएंट भी होना चाहिए। यह नहीं कि आपने उसको महत्व तो दिया लेकिन काम में दक्षता नजर नहीं आई। दक्षता भी बहुत जरूरी है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है इसका, गुड गवर्नेंस का। फॉलो द रूल ऑफ लॉ, वाजिब बात है। गुड गवर्नेंस बिना रूल ऑफ लॉ से हो ही नहीं सकता है। कानून का शासन सर्वोपरि। पार्टिसिपेटरी, भागीदारी, यहां पर भागीदारी का मतलब सभी लोगों की भागीदारी। कोई व्यक्ति को यह न लगे कि सरकार उससे अलग है, प्रशासन उससे अलग है, केवल एक वर्ग को सहायता दे रहा है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, सबकी भागीदारी जरूरी है। यहां पर इस बात को भी आप लोग देखेंगे। अगला है कॉन्शस ओरिएंटेड। इसको यदि हिंदी में कहा जाए तो यह हिंदी में भी एक तरह से जवाबदेही ही इसका मतलब है। तो गुड गवर्नेंस में यह
इंपॉर्टेंट चीज आता है, कॉन्सियसनेस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेट। आपको यह भी पता होगा कि गुड गवर्नेंस डे, जैसा मैंने आपसे कहा, 2014 से शुरू किया गया था। आगे चलकर भारत सरकार ने सुशासन सूचकांक की भी शुरुआत की। 2019 से लगातार गुड गवर्नेंस इंडेक्स आ रहा है, जिसमें राज्यों को रेटिंग प्रदान किया जाता है कि कहां पर किस सरकार या किस राज्य की गुड गवर्नेंस अच्छी है। अब तो जिलों का भी गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकलना शुरू हो गया। आपने देखा ये सारी बातें कि आज भारत सुशासन दिवस मना रहा है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।